बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। ये एक अच्छी खबर है कि अपने इक़्तिदार के छठे महीने में ही हुकूमत सऊदी अरब से इतनी खतीर सरमायाकारी पाकिस्तान लाने में कामयाब हो रही है। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान को बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू करार दिया जा रहा है, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान के लिए मुआशी रिलीफ का बायस होगा बल्कि खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत के लिए भी एक अहम संगे मील के तौर पर याद रखा जाएगा। इस मौके पर जराये के मुताबिक सऊदी अरब जिन मंसूबों के लिए पाकिस्तान को फंड्स फराहम करेगा उनमें बिजली के 5 मंसूबों के लिए 1 अरब 20 करोड़ 75 लाख रियाल दिए जाएंगे। दियामिर बादशाह डैम के लिए 37 करोड़ 50 लाख रियाल दिए जाएंगे। मेहमन डैम के लिए 30 करोड़, शोंतर मंसूबे के लिए 25 करोड़ रियाल मिलेंगे, जबकि जाम शोरो प्रोजेक्ट के लिए 15 करोड़ 37 लाख रियाल फराहम किए जाएंगे। जागरान पावर प्रोजेक्ट के लिए 13 करोड़ रियाल फराहम किए जाएंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान के दौरे से मुतल्लिक अरब अखबार में लिखे गए तज्जिये में सऊदी सिफारतकार अवाज अल असीरी ने कहा है कि वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान तारीखी और इक्तिसादी अहमियत का हामिल है। सऊदी अरब, चीन, वस्ती और जनूबी एशिया ममालिक के साथ ताल्लुकात के फ़रोग और मजबूती के लिए पाकिस्तान और गवादर के गहरे पानियों की स्ट्रेटेजिक मौका महल से इस्तेफादा करना चाहता है और इस गर्ज के लिए पाकिस्तान सऊदी इक्तिसादी राहदारी कायम करके दोनों बरादर ममालिक के दरमियान रिश्तों को मजीद गहरा करना चाहेगा। उन्होंने ये भी लिखा है कि पाकिस्तान में सिफारतकारी के दौरान उन्हें इस बात ने बहुत मुतासिर किया कि किस तरह 20 करोड़ की आबादी रखने वाले पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी और शिद्दत पसंदी को जड़ से उखाड़ डाला। यकीनन मौजूदा हुकूमत इस बात का क्रेडिट ले रही है और लेना भी चाहिए, लेकिन कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब शहबाज शरीफ इससे मुत्तफिक नहीं। इस मामले पर तमाम पेशरफ एक तरफ, लेकिन यहाँ एक बात नाकाबिले फहम है कि हुकूमत को हर जानिब से मिलने वाली इमदाद के बावजूद हालात संभलते नजर नहीं आ रहे और अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। पहले हुकूमत का मौक़िफ़ था कि IMF के पास नहीं जाना चाहते, इसलिए दोस्त ममालिक से इमदाद के तलबगार हैं, जिसके सिलसिले में वज़ीर आज़म ने कई ममालिक के दौरे भी किए और सऊदी अरब, अबू धाबी और कतर से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इमदाद इकट्ठी की। इसकी भी हर सतह पर तारीफ हुई और लोगों ने सुख का सांस लिया कि शायद अब IMF के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फिर हमने देखा कि हालात जू के तू रहे। महंगाई में दिनों के हिसाब से इजाफा होता चला गया। पाकिस्तान की आलमी रेटिंग कई सतह पर गिरती दिखाई दी और फिर वज़ीर आज़म खुद मुज़ाकरात के लिए चलकर IMF के पास गए, जिसको फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक कामयाबी करार दिया जा रहा है कि मुआहदे पर जल्द ही ब्रेक थ्रू हो जाएगा। यानी वहां से भी कर्जे का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। लग रहा है कि हम करीब आ गए हैं कि IMF के साथ मायदा हो जाएगा। लग रहा है कि हम करीब आ गए हैं कि IMF के साथ मायदा हो जाएगा। दूसरी जानिब महंगाई में बेशबहा इजाफा हो चुका है। GDP गिर रहा है, डॉलर की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर खड़ी है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं। ड्राइंग रूम डिस्कशंस का वाहिद मौजू गैस के बिल्स हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि हर जानिब से इमदाद, बैरूनी कर्जों और अवाम पे टैक्सेस का कमर तोड़ बोझ डालने के बावजूद मुल्क में तरक्की के आसार क्यों नजर नहीं आ रहे? क्यों पाकिस्तान की मईशत पर अब भी खतरात मंडरा रहे हैं? क्यों अवाम की बुनियादी जरूरियात पर सब्सिडीज खत्म की जा रही हैं? इनको महंगाई के सुनामी में धकेला जा रहा है। सवाल यही है कि आखिर ये तमाम पैसा जा कहाँ रहा है? सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। बहुत बड़ा विजिट है, बहुत इसको अहमियत हासिल है, ये अपनी जगह पर मौजूद है। इसके साथ बहुत ज़्यादा ऐसे सवालात भी जुड़े हुए हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान की मईशत से है, पाकिस्तान की मईशत की आउटलुक से है। ये तमाम बातें डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। सीनियर तज्ज़ेकार हैं, लिखते भी हैं, आप उनके आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं, इकॉनमी को समझते हैं, इकनॉमिक रिफॉर्म्स को समझते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मियाँ फ़ारूक हबीब साहब MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मुझे ज्वाइन करें। मियाँ साहब आपका बहुत शुक्रिया। मलिक अहमद खान साहब PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा। एक बड़ा आम सा सवाल है जो कि आप हर एक के जहन में है, आप इसके ऊपर लिखते भी हैं, आपकी गहरी नज़र भी है।
इस हुकूमत ने ये बारहा कहा है कि हम दोस्त ममालिक के पास इसलिए गए कि हमें IMF के पास डायरेक्टली ना जाना पड़े ताकि बर्डन कम हो, और जब हम IMF के पास जाएं तो कम से कम अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर जाएं। लेकिन इस वक्त जो इकोनॉमिक आउटलुक है आपकी नज़र में, आपको क्या लगता है कि क्या वो ऐसी है कि हम समझें कि आम आदमी को इवेंचुअली फ़ायदा होगा? जो दोस्त ममालिक से इमदाद आई है, चाहे वो डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल आया है या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में किसी ने हमारे डॉलर्स को पार्क किया है, आउटलुक क्या है हमारी इकोनॉमी की इस वक्त आफ्टर द 6 months ऑफ दिस गवर्नमेंट? मुनीब साहब, बहुत सारे माशी शोबों में, सेक्टर्स में जो आग लगी नज़र आती है, इसमें तो मेरे नज़दीक कोई शुबा नहीं है कि ये आग PMLN लगा के गई थी, चाहे वो कर्दाजात की शक्ल में हो, चाहे वो गर्दिशी कर्दाजात की शक्ल में हो, चाहे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ की शक्ल में हो। लेकिन तवक्को ये रख रही थे कि PTI की हुकूमत आएगी, उनकी टीम आएगी और वो इस आग को बुझाने में कामयाब हो जाएगी। वो नज़र नहीं आ रहा, बल्कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स भी हैं जहाँ पे वो आग मज़ीद भड़क रही है। तो तवक्को के ख़िलाफ़ काम हो रहा है। और कुछ सिमत अगर हम डिटरमिन करने की कोशिश करें, सिमत की निशानदेही करने की कोशिश करें, तो 30,000 अरब रुपए का कर्जा तो PMLN छोड़ के गई थी अगस्त 2018 में। लेकिन PMLN अपने 5 साल के पीरियड के दौरान तकरीबन 7.7 अरब रुपए रोज़ाना का इजाफी कर्जा मुल्क के ऊपर चढ़ा रही थी। जो पिछले 5 महीने की फिगर्स आदाद शुमार सामने आए हैं वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। पिछले 5 महीनों में, जिसमें कोई 3-3.5 महीने PTI की हुकूमत के थे, जो रोज़ाना का इजाफी कर्जा लिया जा रहा है वो तकरीबन 15 अरब रुपए रोज़ाना तक पहुँच गया है। इसी तरह गर्दिशी कर्जाजात देखा जाए तो तकरीबन 1100 अरब अगस्त में PMLN की हुकूमत छोड़ के गई थी और तकरीबन 137 दिनों में 260 अरब का इजाफी गर्दिशी कर्जा जो है वो PTI की हुकूमत के दौरान एक्यूमुलेट हुआ है। यानी कि PMLN के दौरान तकरीबन 1 अरब रुपए का इजाफी गर्दिशी कर्जा मुल्क पे लिया जा रहा था और पिछले कोई 4-5 महीनों में वो 1 अरब से बढ़ के अब 2 अरब रुपया रोजाना पहुंच गया है। ठीक, तो जो लुबे लुबाब निकलता है वो ये है कि इस्लाहात की जो जरूरत थी, जो ना तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत लाई और ना PMLN की हुकूमत लाई, और तवक्को की जा रही थी कि PTI की हुकूमत के दौरान वो इस्लाहात आएंगी माशी सेक्टर में, वो अब तक नहीं आई। देखिए, पहले 3-4-5 महीने में तो ये बयानिया चलता है कि PMLN आग लगा के चली गई, PMLN ने बहुत बोझ डाल दिए, लेकिन 5वें-6ठे महीने में जाके फिर वो वाला बयानिया जो है वो अवाम और वोटर्स एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। और इसी दौरान फिर जो महंगाई का बोझ और महंगाई का पहाड़ टूटा है। आप सोचिए कि पिछले महीनों में जो बसों के टिकट्स हैं वो तकरीबन 50% बढ़ गए हैं। अगर आप सब्जी लेने निकलें तो टमाटर कोई 28% बढ़ गए हैं, डीजल कोई 19% बढ़ गया है। तो ये जो बोझ है महंगाई का आम आदमी के हवाले से, उसमें मुझे नहीं महसूस हो रहा कि किसी किस्म की रिलीफ आएगी फ्यूचर के महीनों में। ठीक, फ़ारूक साहब ये फरमाइएगा, फ़ारूक हबीब साहब, कि हुकूमत आपकी है, ये बात पहले दिन से हम सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब ने भी बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन की कि आपने बताया कि PMLN की हुकूमत क्या क्या छोड़ के गई है। डॉक्टर साहब ने तो उसको इस तरह कहा कि कौन से सेक्टर्स के अंदर आग लगी हुई थी जब आपकी हुकूमत आई। बट सवाल यही है कि दोस्त ममालिक से भी पैसे आ गए, या कम से कम डेफर्ड पेमेंट पर ऑयल आ रहा है, पार्क हो रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, IMF के पास भी इवेंचुअली जाएंगे आप, सऊदी क्राउन प्रिंस भी तशरीफ ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्रेडिट भी है हुकूमत का। लेकिन इस्लाहात वो जो होनी चाहिए, अब मैं एक आम पाकिस्तानी हूं, मुझे नजर नहीं आती। तो डॉक्टर साहब जैसे कोई शख्सियत जो एक्सपर्ट है, जिनको पता लगना चाहिए वाकई के बहुत सारी सिमत दुरुस्त हो गई है और अगले 6 माह के बाद बड़ा जबरदस्त डिविडेंड इसका आएगा या 1 साल के बाद बड़ा जबरदस्त डिविडेंड आएगा, वो नहीं नजर आ रहा। क्या वजह है? क्या एहसास है इस बात का आपको? देखें मुनीब साहब, बात यह है कि मैं डॉक्टर साहब की जितनी उन्होंने बातें की हैं, जो PMLN के हवाले से उन्होंने बातें की हैं, चाहे वो गर्दिशी कर्ज़ों के हवाले से हो, चाहे वो इदारों की तबाही के हवाले से हो, चाहे वो मईशियत को ICU के ऊपर छोड़ के गए, उन तमाम बातों से मेरा उनका इत्तेफाक है। जो वो अगले पार्ट बात करते हैं, जो PTI के हवाले से जो तवक्कुआत की बात करते हैं, तो उसमें मैं इनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इतना मायूस होने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। वजह क्या है
ना तो हमने जर्मनी की ना फ्रांस की इकॉनमी हमने इनहेरिट नहीं की। ये जो इकॉनमी है ये कोई टेक ऑफ के लिए तैयार नहीं खड़ी थी जिसके ऊपर आकर हम बैठ गए हैं। इकॉनमी के ऊपर आपके ये जो गर्दिशी कर्ज़ों का आप हवाला दे रहे हैं, ये गर्दिशी कर्ज़ों के अंदर क्यों इजाफा हो रहा है? क्योंकि आपने महंगे बिजली घर लगाए, आप महंगी बिजली खरीद के सस्ती बिजली जो है वो कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको सेक्टर के अंदर सब्सिडी देनी पड़ रही है। 157 अरब रुपए का खसारा वो आप गैस के सेक्टर के अंदर छोड़ के गए। आप जो है वो कीमतें नहीं बढ़ाई गई, जो कीमतों का बोझ आवाम के ऊपर उस चीज़ का जाता है, उस वजह से सर्कुलर डेट बढ़ा। आपने जो है वो नॉन डेवलपमेंटल सेक्टर के ऊपर जो है वो पैसा खर्च करते हैं। अगर कर्ज़ों की जो बात हो रही है कि जो गर्दिशी कर्ज़ों में या जो डोमेस्टिक लोन्स लिए जा रहे हैं, क्या हुकूमत ने अपने कोई अखराजात बढ़ा दिए हैं? सवाल देखना तो ये है कि क्या हुकूमत जो है वो अपनी फजूल खर्ची कर रही है या अपनी इजाफी जो है वो याशियों के ऊपर पैसा खर्च कर रही है? ऐसी बात फारूक हबीब साहब, हर के गुजारिश सुन ले, मुझे एक्सप्लेन कर लेने दे जरा, मुझे एक्सप्लेन करने। ऐसा मामला देखें नहीं है। देखें इक़दामात क्या हमने लेने हैं। देखें हमारा जो बिजली का सेक्टर है, देखें हम लॉस हैं, लॉस थ्रू थेफ्ट भी है, लॉस लाइन लॉसेस भी हैं। जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम है उसको रिकवर करने के लिए, ट्रांसमिशन सिस्टम को ठीक करने के लिए जो गैस चोर हैं, बिजली चोर हैं, उनके पीछे जाने के लिए थोड़ा वक्त दरकार है। तकरीबन जो है वो हजार से ऊपर ये फारूक साहब, मेरा सवाल सिर्फ ये है, चले आपने बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया सर, मुझे सवाल सिर्फ ये है कि जो बातें आप कह रहे हैं आपके नजदीक वो दुरुस्त होंगी। आपने कहा मायूस होने की जरूरत नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं परेशानी की कोई बात नहीं। बट मेरा सवाल ये है कि जब आप इलेक्शंस में आ रहे थे, ये जो बातें आज आप गिनवा रहे हैं, आम आवाम या जो आम पाकिस्तानी है वो यही कहता है कि आपने ये बातें उस वक्त नहीं थी कहीं कि भाई 6 महीने में आप गैस की कीमतें भी बढ़ाएंगे, 6 महीने में बिजली के नर्ख भी बढ़ेंगे, शायद खुर्दोनोश भी बढ़ेगी, 6 महीने में को हम टेक ऑफ भी नहीं करा सकते इकोनॉमी को। ये कोई बात आपकी इलेक्शन कैंपेन में नहीं थी। आम पाकिस्तानी, आम वोटर आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ये वो दलील है जो आप आज आप दे रहे हैं, आप हुकूमत बनेंगे, लेकिन लोग आपसे ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग खुश नहीं है इस बात से। इस बात का इदराक है आप? देखें मैं इस बात को बखूबी समझता नहीं हूँ और आवाम के लोग हैं, आवाम के अंदर मौजूद हैं, लोगों को इस चीज़ का भी एहसास है कि जो मुल्क के हालात हैं। मुझे आप ये बताएं कि क्या जो है वो जो इकनॉमिक पैकेज आया है, डॉक्टर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उस इकनॉमिक पैकेज के अंदर अभी ये असेंबली में उसके ऊपर डिबेट होगी, वो पास भी होगा। उससे क्या हमारी जो इंडस्ट्री है, जो एक्सपोर्टर है, उसको क्या फ़ायदा नहीं होगा? बंद इंडस्ट्री मिलेगी नहीं? क्या लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा? क्या हमारी जो है वो ज़र मुबादला के अंदर इजाफा नहीं होगा? क्या जो SME सेक्टर है वो खड़ा होने नहीं जा रहा? एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा खड़ा होने नहीं जा रहा? इसी तरीके से जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर हम फॉरेन डायरेक्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप पाकिस्तान की जो एक आशी जो सिमत इख्तियार की गई है उसकी मुस्बत और दूरस नताइज। ठीक है मलिक साहब, जो बातें फारूक हबीब साहब ने कहीं चले उनके बारे में तो आप ये कह सकते हैं कि वो हुकूमत से हैं, आपकी अपोजिंग पार्टी है, वो आप पर तनकीद करें। लेकिन डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो कुछ आप छोड़ के गए हैं, तहरीक इंसाफ को आप ये ब्लेम नहीं कर सकते। और ये बात ठीक है शायद फारूक हबीब साहब की कि ये इकॉनमी को टेक ऑफ के लिए नहीं खड़ी हुई थी, कि इन्होंने ड्राइविंग सीट पर बैठना था और पहले दिन से ही उन्होंने बहुत अच्छी स्पीड में इस इकॉनमी को ऊपर लेके जाना था। मलिक साहब, इस बात को तो एक्नॉलेज करना चाहिए आपको भी। शुक्रिया मुनीब साहब। मैं हाय उस जुदे पशेमा का पशेमा होना, मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ भाई। देखिए मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं कुछ रोज़ पहले इनके रेवेन्यू मिनिस्टर की एक प्रेस टॉक सुन रहा था और उन्होंने एक बड़ी अच्छी टर्म यूज़ की। उन्होंने कहा कि दानिशमंदाना बददयानती। तो मैंने शायद इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का ये तर्जमा जो था उसको इस अंदाज में और इस तरीके से जिस पैराए में उन्होंने रखा, तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग ओवर के ये बात वो क्यों कर रहे हैं। मुझे अभी एक कंपैरिजन जो भी डॉक्टर साहब ने दिया, मैं 100% डॉक्टर फ़ारूक सलीम, क्योंकि न्यूमेरिकल अपनी जब भी कोई आर्गूमेंट पेश करते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सब्सटेंशिएट करते हैं, तो आई मस्ट हैव टू अप्रिशिएट हिम। अब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग उन फिगर्स के साथ जो डॉक्टर साहब ने ऑब्वियसली एक ऑनेस्ट फिगर्स सामने रखे हैं, तो मैं उनको किसी सूरत भी निगेट नहीं कर सकता। और अगर ये पोजीशन थी तो वो क्यों थी? चाहे वो PMLN की गवर्नमेंट थी, हम रेवेन्यू स्टार्व्ड कंट्री हैं, हमारे लोग टैक्स नहीं देते, हमारे बड़ी दिक्कत है। शायद 1.1 मिलियन या 1.7 मिलियन इन एक्चुअल
और फिर उसके बाद डिफरेंट सोर्सेज हैं जिस तरीके से भी होने हैं। कुछ हमारे बेसिक फॉल्ट लाइंस हैं जो दुरुस्त नहीं थे, चाहे वो PMLN की गवर्नमेंट थी, लेकिन एज अ गवर्नमेंट मेरा फोकस पीपल ऑफ पाकिस्तान है। अब पीपल ऑफ पाकिस्तान को मैक्सिमम रिलीफ कैसे देना, जैसे अभी फ़रूख हबीब कह रहे थे कि ज़राअत में टेक ऑफ करनी है, तो 6 महीने में मैं खुद एक काश्तकार हूँ, दरमियाने तबके का छोटा काश्तकार हूँ, मेरी कमर टूट चुकी है। मैं जिस कीमत में DAP ख़रीद रहा हूँ, जिस कीमत पे मेरी यूरिया मुझे मिल रही है, जिस कीमत पे मुझे पेस्ट मिल रही है, होश रुबा है। यानी जो चीज़ 2200 की मिल DAP आज 3800 की है, यानी एक बैग के पीछे 1600 रुपये का इजाफा है। और अगर मुझे 4 बैग पर एकड़ चाहिए तो भाई मेरी तो आपने जितनी बर्दाश्त की सलाहियत थी वो उड़ा के रख दी ना। 4 महीने में आपने ये मेरा हाल किया, तो आपने मेरे साथ क्या किया? मैं पाकिस्तान की आवाम हूँ। मेरा ये सवाल है कि आपके पास अनाने हुकूमत है, आपके 6 माह में मेरी हालत दगरगूं है, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। इससे जो आपने आज मेरी हालत की है, मुस्लिम लीग के दौर में कर्जे थे, मैं मानता हूँ कर्जे थे, उनको कौन निगेट कर सकता है कि वो कर्जे थे। अब उन कर्जों की कैलकुलेशंस का भी कोई झगड़ा रहा है पीछे। ये जो फिगर्स प्राइम मिनिस्टर देते रहे हैं, उन फिगर्स पे सब पे प्राइम मिनिस्टर ने डिट्रैक किया। मैं कभी भी, आपको पता है, गैर पार्लिमानी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मैं किसी सूरत भी नहीं कहूँगा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा दरोग गोई की, लेकिन मैं ये कहूँगा कि शायद गालिबन उनका होमवर्क नहीं था और पब्लिक कंजम्पशन के स्टेटमेंट्स दे देते थे आके। और वो पब्लिक कंजम्पशन के स्टेटमेंट्स जो होते थे, वो उसका मकसद सिर्फ ये होता था, करते हैं लोग। अभी आजकल इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं, एंड आई हैपन टू सी दैट डिबेट जो कांग्रेस और बीजेपी के लोगों के दरमियान मलिक साहब, if I may interrupt you here, तो मुझे एक सेकंड मुनीब, मैं एक सिर्फ एक जुमला कहूंगा जी। मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि प्री इलेक्शन जो इनका नैरेटिव था, जो इनकी सूरत प्री इलेक्शंस थी, इलेक्शंस के बाद इनको उस नैरेटिव में जो इनका प्री इलेक्शन था, 180 डिग्री के जो समर सॉल्ट्स इन्होंने लगाए हैं, ये यू टर्न्स नहीं है। ये आप देखें ना कि क्या पोजीशन थी फॉरेन फंडिंग्स के ऊपर, लोन लेने कि नहीं लेने, यकसर तब्दील। क्या पोजीशन थी अवाम को रिलीफ देने में, यकसर तब्दील। क्या कीमत थी जो इन बेसिक नीड्स की, गैस की, यूटिलिटी की चीज़ों की कीमतें बढ़ाने में, यकसर तब्दील। सर वो तो उनको काफी क्रिटिसाइज हम कर चुके हैं कि दे आर स्ट्रक बाय रियलिटी नाउ, और अब शायद उन्हें इस बात का एहसास है। बट इफ यू अलाउ मी सर, मलिक साहब देखिए, अगर आप डॉक्टर साहब की इन बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब के जो वो फिगर्स बता रहे हैं या जो सब वो कुछ बता रहे हैं, देखिए एक बात तो, अगर आपने कहा इस मुल्क के अंदर ये प्रॉब्लम हमारा है कि हम रेवेन्यू स्टार्व्ड कंट्री है, तो ये मसला तो फिर इस हुकूमत का भी है। मेरा तो एक बड़ा लॉजिकल सा सवाल है ना, कोई भी सियासी हुकूमत ये तो हुकूमत में नहीं आती कि लोग उसे बुरा भला कहें या लोग कहें कि नहीं जी इनको पहले 6 महीनों में इतनी तनकीद इन पे की जाए कि इन्होंने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। कुछ ऐसे मसाइल तो होंगे ना जो कि हर मईशत का माहिर शख्स इस मुल्क में कह रहा है कि बेड़ा गर्क हुआ था, उस बेड़ा गर्क को ठीक करने में इन्हें टाइम लगेगा। सिमत के ऊपर आप सवाल उठा सकते हैं, डायरेक्शन के ऊपर उठा सकते हैं, परफॉर्मेंस के ऊपर कर सकते हैं, स्टाइल ऑफ गवर्नेंस पे कर सकते हैं, बट कुछ प्रॉब्लम थे जो आप छोड़ के गए, वो गवर्नमेंट के साथ मौजूद हैं, एंड दे आर नॉट गोइंग एनी टाइम सून। मुनीब साहब, मैं आपकी बात के साथ मैं उसमें इजाफा कर देता हूँ। देखें, अगर मेरा ये मसला था कि मैंने कर्ज लिया है, तो मेरा मसला ये कोई आज से थोड़ी शुरू है। हम 18 मरतबा, मिनिमम 18 टाइम्स हम IMF के पास बेल आउट पैकेजेस के लिए जा चुके हैं। 22 मरतबा गए, डॉक्टर साहब विल करेक्ट मी, 18 हमने यूटिलाइज किए हैं, 4 हमने अरेंजमेंट किए नहीं। और वो जो गोल्डन इरा था जब हमने अपनी मैक्सिमम ग्रीन रेवोल्यूशंस लाई, वो जो हमारा गोल्डन इरा था जब हमारे डैम्स बने, वो जो अयूब खान साहब का टाइम आप गिनते हैं, वो टाइम भी आपका कर्जों की बुनियाद पर इस तरक्की की बेल डाल रहा था। आपके जो रेवेन्यू स्टार्व्ड कंट्री है और आप उसमें टैक्स का बेस बढ़ाने की, अपने सोर्सेस के साथ पैसे लाने की आपने सकत नहीं की। किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने ये पॉलिटिकल विल शुरू नहीं की, मेरे समेत। और ये तो आजकल वाले तो उसकी बदतरीन शक्ल है। मैं भी, गवर्नमेंट्स आर नेवर पॉपुलर, गवर्नमेंट्स डू डिसीजंस, डिफिकल्ट डिसीजंस एट ओकेजन्स। हुकूमतें गैर मकबूल भी होती तो हैं, ये हुकूमत ले रही है ना गैर मकबूल फैसले, तो आप लोगों ने क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर वो गैस की कीमत बढ़ा रहे हो, मजबूरी में बढ़ा रहे हैं, उनको शौक थोड़ी है। नॉट एट ऑल। नहीं, एक सेकंड डॉक्टर साहब एक सेकंड देखें। अपना मुनीब साहब, फाइनेंशियल डिसिप्लिन इम्पोज करने का मतलब ये नहीं है कि कमर तोड़ महंगाई को आप नाफिज कर दें, ये ग्रेजुअल होता है। अगर आज आप पब्लिक की इतनी चीखें निकाल देंगे कि गरीब आदमी का चूल्हा ही बंद हो जाएगा,
वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकेगा। किसान की अपनी जो एक देखे ना, एक इकोनॉमी का एक साइकिल है ना, मेरा आज भी ये मानना है, जितनी मर्जी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ आप अपनी तवज्जो कर ले, मैं तो ग्राउंड रियलिटी से डाइवोर्स्ड आदमी नहीं हूँ। मुझे तो पता है कि मेरी रूरल इकोनॉमी का क्या फैक्टर है, कितने % लोगों को वो केटर करती है, कितनी अनरिटन है, कितनी अनडॉक्यूमेंटेड है। मेरे पास तो सारी मुझे अंदाजा है, मैं रोज उसमें से गुजरता हूँ, और मेरी उसके ऊपर एक मेरी डॉक्टर फरूक सलीम साहब वाली इंसाइट नहीं होगी, मेरी पॉलिटिकल इंसाइट होगी। एंड आई एम सजेस्टिंग दैट, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो कर्जे हैं ये एक हुकूमत के नतीजे में नहीं है। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी तो मैंने शायद पीपल्स पार्टी पे एतराज किया था, जब पीपल्स पार्टी आई थी तो जनरल मुशर्रफ पे एतराज हुआ था, उससे पहले मियां नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो साहब पे एतराज हुआ था। लेकिन ये एक साइकिल है, चलता जा रहा है। ये ठीक है। अच्छा, नहीं, मैं ये कह रहा हूं सर, मैं ये सजेस्ट कर रहा हूं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। मलिक साहब, आई हैव टू टेक अ ब्रेक है, क्योंकि आपने अभी अवाम की बात की। मैं पास आऊंगा, मियां साहब से भी पूछूंगा, फारूक साहब से, बिकॉज वो भी हल्के की सियासत करके आए हैं। आम अवाम के हवाले से बात हो रही है, ब्रेक बाद पे बात करते हैं। मौजूदा हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। IMF का नाम लेते भी हमें करोड़ों नौकरियों का झांसा दे के जो गवर्नमेंट आती है और फिर वो IMF के पास जाती है। लगता है उनको कि ये बेहतर हल है IMF की तरफ जाना, तो जाना चाहिए। मुल्क के हालात ठीक होने चाहिए। मेरे ख्याल में ये दुरुस्त फैसला है। मेरे ख्याल में शायद महंगाई काबू करना ये बस से बाहर होती जा रही है। पहले ये कहता था हम भीख नहीं मांगेंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यू टर्न ले रहा। इमरान खान जो है वो मुखलिस बंदा है। हमें उम्मीद है कि अगर वो कर्जा उससे ले भी लेता है, लेकिन पाकिस्तान की जो सूरत हाल जो है वो इंशाल्लाह हमें इतनी उम्मीद है कि वो उसको परफेक्ट कर सकता है। वो इमरान खान ने अपने सारे ऑप्शंस को अवेल करने की कोशिश की है कि हम उसके पास डिले करने की कोशिश की है, लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि पिछला हुकूमत ने जो लिए के कर्ज़ों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया, वो बर्डन इतना ज़्यादा इस कौम के ऊपर बढ़ गया है कि वो इमरान खान को भी टैकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है उसके अंदर। अपने इंटरनल रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए, उसी को लेके चलना चाहिए, ना कि कर्ज लेने चाहिए। ये विद इन 6 मंथ हुकूमत काफ़ी ज़्यादा कर्ज ले चुकी है लास्ट 3 ईयर से। पहले दौर में ये कहते रहे हैं कि हम कर्जा नहीं लेंगे, हम कर्जा नहीं लेंगे, अब आते ही कर्जा लेना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल गलत है। दुबई में बैठ के पता नहीं कौन सी खुफिया डील कर ली है। IMF का तो ये मौक़िफ़ है, हर चीज़ बढ़ाओ, बिजली गैस हर चीज़ बढ़ा दो आप। तब्दीली महंगाई गरीबों से कुछ भी नहीं है, इन्होंने चाहिए महंगाई डेग नहीं, गरीबों का तावन करना, एक ही तब्दीली। गरीब बेचारे डुबन डे पिछले करदे उतरे नहीं, अगो होर करदे लैने। इस राय का एहसास मियां फ़ारूक हबीब साहब को और मलिक अहमद खान साहब को है, बिकॉज ये वोट लेते हैं लोगों से जाके। अब मियां फ़ारूक हबीब साहब, मुझे एक बात बताइए कि आपके नज़दीक आपके हल्के के लोग भी आपके पास आते होंगे, अगले 6 महीने में, 8 महीने में इस मुल्क का जो एक आम शहरी है, जिसकी कमर मलिक साहब कह रहे हैं टूट रही है, जो बिजली के बिल भी देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, उसको रिलीफ दे रहे हैं आप? उसको क्या आप ये कह सकेंगे नहीं यार 1 साल के बाद हम आपको जो इन्फ्लेशन है उसमें कमी करके दिखाएंगे, जो हमारी पॉलिसी है वो गरीब दोस्त पॉलिसी होगी? मुझे ये बता, क्या आप एश्योरेंस दे सकते हैं इस अपने जिसने आपको वोट किया है उसको? देखें, बात ये है कि देखें, अवाम के साथ जो है वो हमेशा सच बोलना चाहिए, जो माजी की हुकूमतें नहीं करती नहीं। और यकीनन जो है मुश्किलात और चैलेंजेस अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा, उसके साथ साथ जो है वो उम्मीद की किरण भी रोशन हो रही है। किस तरीके से कि आज दुनिया के अंदर पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है। आप देखें कि UAE के क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान का दौरा किया, फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो जिस अंदाज से वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से उन्होंने ख़ताब किया और पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने पेश किया और उनको कहा कि दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान एंड डोंट मिस द बोट। यानी कि ये मौका है दुनिया के पास पाकिस्तान आने का। 22 करोड़ की मार्केट है, पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज को, मार्केट को कभी दुनिया के सामने पेश नहीं किया गया। इसी तरह अब सऊदी क्राउन प्रिंस पाकिस्तान आ रहे हैं और जिस तरह आपको पता है कि मुमकिना तौर के ऊपर बहुत सारे जो हैं वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से MOUs भी इस दौरे के अंदर जो है वो साइन होंगे। तो ये रोशन पहलू हैं जिससे मैं समझता हूँ कि रोज़गार के मौके पैदा होंगे और पाकिस्तान का जो आम आदमी है उसको रिलीफ भी मिलेगा। और जहाँ तक रही बात, देखें ये जो आज जो मसाइल हैं, जो मामलात हैं, ये पिछले 40 साल की इनकी नाकामियाँ हैं,
की कारकर्दगी है जो आज तक टैक्स के निज़ाम को ये कह रहे हैं कि टैक्स नहीं इकट्ठा होता। सर मैं तो टैक्स क्यों इकट्ठा होगा? मैं तो अगले साल 2 साल की बात कर रहा हूं। मुझे इंटरप्ट करें प्लीज, मुनीब साहब मुझे इंटरप्ट ना करें प्लीज, मुझे बात मुकम्मल कर लें। देखें टैक्स उस सर सवाल तो मियां साहब करना होता है ना आपसे, आप बुरा ना मनाया करें अगर आपको कहा जाए। सवाल तो करना होता है ना सर। आप 100 सवाल करें, हमने तो आपके सवालों का जवाब देना है। आपको 40 कत्ल भी माफ है, कोई मसला नहीं। नहीं अल्लाह रहम करे। सिर्फ मैं आपसे वो कह रहा हूँ, दरखास्त कर रहा हूँ चंद लम्हात की, मुझे बात मुकम्मल कर लेने देखें मामला ये है कि जिस अंदाज से जो हमारा, जब लोगों को एतमाद नहीं होगा कि उनका पैसा उन पे खर्च नहीं होना, या उनका पैसा मनी लॉन्डर होकर लंदन के अंदर जायदादें बननी है, या उन पैसे से फजूल खर्ची होनी है, लल्ले तलल्ले होने, लोग टैक्स नहीं देते। टैक्स का कल्चर डेवलप करना पड़ता है। अब उसकी दाग बेल जो है वो डाली जा रही है। आप देखेंगे कि हमारा टैक्स का सिस्टम भी जो है वो बेहतर होगा। जो हमारे ताजर हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो टैक्स नहीं देते, उनके लिए इस्लामाबाद से इकोनॉमिक पैकेज में शुरू किया गया है फिक्स टैक्सेशन का निज़ाम। तो आप देखेंगे कि बतदरीज ठीक है मियां साहब, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन, ठीक हो गया। वैसे दिलचस्प बात है, वैसे पहले कुछ महीनों में तो 187 अरब कम टैक्स कलेक्ट हुआ है, बट दैट्स अनदर थिंग। डॉक्टर साहब मुझे जरा थोड़ा सा ये बताइएगा, डॉक्टर फारूक हलीम साहब, कि आम आदमी के लिए उसकी प्लाइट भी आपको दिखा दी सर। दौरे हों फॉरेन डिग्निटरीज के, एक बहुत अहम दौरा सऊदी वली अहद का हो रहा है, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब का, ये देख लिए जाए, फॉरेन विजिट्स देख लिए जाए, प्राइम मिनिस्टर का बाहर जाना देख लिया जाए। आपको क्या लगता है सर, आपकी असेसमेंट में आम आवाम को रिलीफ कब मिलेगा? 1 साल में, 2 साल में, कब तक मिलेगा? कब जरा इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल कर पाएंगे, कीपिंग इन व्यू द करंट सिचुएशन? देखिए मुनीब साहब, 2 बातें हैं। पहली तो ये कि पीटीआई की हुकूमत का जो बयानिया है कि पीएमएल-एन मईशत को डुबो गई, ये पहले 3 या 4 महीने तो वोटर सुनता भी है और ये वैलिड भी रहता है, लेकिन 5वें और 6ठे महीने में वोटर ये चीज़ें सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वोटर कहता है कि मेरे लिए रिलीफ का बंदोबस्त कौन कर रहा है कि और वो किस शक्ल में आएगी। देखिए अभी तक ये है कि कुछ एक वक्त था कि 40-50 हज़ार रुपया जो महीने का कमाता था वो अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार लेता था। अब आम आदमी के हवाले से ये है कि अगर आप 40-50 हज़ार रुपया महीने का कमा रहे हैं तो कम से कम 15% जो है वो आपका गैस के बिल में चला जाता है, 15% से 16% आपका बिजली के बिल में चला जाता है, 30 से 32% जो है वो रुपए की वैल्यू डॉलर के सामने गिर गई है। अब जो पैसा बचता है उसके हाथ में, जो उसकी परचेजिंग पावर में भी 40-50% बचती है, उसमें से उसने घर का किराया निकालना है, उसमें उसने बच्चों की फीस निकालनी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी भी आ सकती है। तो कुव्वते ख़रीद के हवाले से पिछले 6 महीने में आम पाकिस्तानी का हाल बहुत ही बुरा हो गया है। मतलब मैं अपने आप को समझता हूं कि मेरा आमदन का लेवल जो है वो आम आदमी से कहीं ज़्यादा है। मैं खुद अपने आप को तकलीफ में समझ रहा हूं। मेरा जो गैस का बिल है जो 22,000 रुपया जनवरी 2018 में आया था, वो जनवरी 2019 में 64,000 रुपया हो गया, यानी कि 350 से 400% सिर्फ गैस का बिल आपका बढ़ गया और 15% आमदन आपकी गैस के बिल में जा रही है। तो आम आदमी को तो रिलीफ मुझे नहीं लग रहा। देखिए इस वक्त पिछले कोई 3-4 महीनों में जो बजट मिनी बजट का ऐलान किया गया है, उसमें तकरीबन 700 से 800 अरब रुपए का टीका लगा है पाकिस्तानी अवाम को। और अगर हर ख़ानदान पे अब वो कर लें, तकरीबन 3 करोड़ ख़ानदान है पाकिस्तान में, तो 30 से 35 हज़ार रुपए का टीका ऑलरेडी लग चुका है। और अब जब हम IMF का हिस्सा बन जाएंगे, IMF के प्रोग्राम में चले जाएंगे, तो तकरीबन 800-900 अरब रुपए का एक मज़ीद टीका बिटवीन फरवरी और जून तक एक मजीद टीका आप देखेंगे लगाया जाएगा। तो वही 30-35 हज़ार रुपए का टीका फी खानदान को लग गया है, 30-35 हज़ार का टीका फी खानदान को लगने वाला है। और अगर हमें कहा जा रहा है कि रिलीफ आने वाली है, साल में आने वाली है या 2 साल में आने वाली है, तो लेट्स बी स्पेसिफिक कि क्या साल में हमारे बिजली के बिल कम हो जाएंगे, क्या साल में हमारे गैस के बिल कम हो जाएंगे, क्या अगले साल पाकिस्तानी रुपया डॉलर के सामने नहीं गिरेगा? और कोई नहीं दे पा रहा सर, वो तो मियां फारूक हबीब साहब भी नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि उम्मीद की किरण नजर आ रही है, सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन वो कमिटमेंट कोई नहीं देने को तैयार इस वक्त। फिर मुनीब साहब जो चोरी है
अगर आप तरजीहात देख लें, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट कहलाता है, जिसमें हुकूमती ठेके दिए जाते हैं, हुकूमत जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है, उसमें कतन किसी किस्म की इस्लाहात नहीं आ रही। वो कोई तकरीबन 7 खरब रुपए की परचेज होती हैं सालाना। उसके बाद आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में आ जाएं, जिसमें PIA, जिसमें पाकिस्तान स्टील, पाकिस्तान रेलवेज, वो तकरीबन 1100 अरब रुपया सालाना नुकसान कर रहे थे PMLN के दौरान। मेरा ये ख्याल है कि साल के आखिर में वो इससे ज़्यादा नुकसान करेंगे। उसमें कतन किसी किस्म की कोई इस्लाहात सामने नहीं आ रही। गर्दिशी कर्जाजात तीसरी बड़ी तरजीह होनी चाहिए। उसमें चोरी जारी है, वही चोरी जो पीपल्स पार्टी के दौरान हो रही थी, PMLN के दौरान हो रही थी। तो कहीं तब्दीली माशी सेक्टर में नजर नहीं आ रही। वही काम जो PMLN किया करती थी, जो पीपल्स पार्टी किया करती थी, कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो इजाफी कर्जाजात हैं। पॉलिसी अभी तक वही चल रही है। और 3 किस्म के फुकदान जो बड़ी वादे तौर पे नजर आने लगे हैं। एक तो काबिलियत का फुकदान नजर आ रहा है, एक पॉलिसी साजी का फुकदान नजर आ रहा है, और एक फैसला साजी का फुकदान नजर आ रहा है। ठीक, डॉक्टर साहब, आई हैव टू लाइक वाइंड इट अप, बट आई कंक्लूडिंग रिमार्क मलिक अहमद खान साहब, डॉक्टर साहब ने तो बड़ी कोई इतनी हौसला अफजा पिक्चर नहीं खींची। अलबत्ता मियां फ़ारूक हबीब साहब ने अपने हल्के की अवाम को भी और पाकिस्तानी अवाम को भी कहा है कि उम्मीद की किरण है, हालात इतने बुरे नहीं है। आपका कंक्लूडिंग रिमार्क क्या होगा? डू यू सी एनीथिंग, एनी रिस्पाइट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, वो जो आम गरीब आदमी है उसके लिए इन द ईयर्स टू कम और इन मे बी दिस ईयर? मुनीब साहब, मेरा तो बड़ा सिंपल है इसमें कि ये जिनके हाथ में आ जाए इनसे खैर की तवक्को नहीं, शर ही शर है। जो पिछले 6 माह में स्टेबिलिटी नहीं दे सके और जिस शाख पे बैठे हैं उसी को काट रहे हैं, उस गुलिस्तान का इंजाम क्या होगा जिसकी हर शाख पे आगे मैं नहीं कहता यार पार्लिमानी। चले, बहुत शुक्रिया मियां फ़ारूक हबीब साहब, डॉक्टर फ़ारूक सलीम और मलिक अहमद खान साहब। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। बहरहाल अच्छी बात यह है कि सऊदी वली अहद पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त विज़िट होगा। लेकिन एक चंद बुनियादी सवालात थे जो कि हमने रखे ख़ास तौर पर डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब के सामने, कि आम आवाम को क्या कोई रिलीफ मिलेगा अगले आने वाले 1 साल के अंदर। तो बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनकी निशानदेही डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने करवाई। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे। फवाद चौधरी साहब ने आज कहा कि जो लोग सोशल मीडिया पर हेट स्पीच करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव देते हैं, लोगों को एक्यूज़ करते हैं, फतवे जारी करते हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन होने जा रहा है। लेकिन एक बहस ये आगाज़ हो गया उसका आज कि क्या पॉलिटिकल डिसेंट के ऊपर भी कोई इस तरह का क्रैकडाउन होगा? ज़रा क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। ब्रेक का उससे बात करते हैं, वहाँ साथ रहिए। नफरत अंगेज़ मवाद इंटरनेट पे डालना, उस हवाले से ऑलरेडी कानून साजी हो चुकी है। 2016 में कानून आया भी था, उसके अंदर बाकायदा तौर पे ये ऑफेंस भी है कि आप कोई हेट स्पीच करें, कोई हेटफुल या एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करें तो ये बाकायदा तौर पर जुर्म है। और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है और सज़ा तकरीबन 7 साल इसके ऊपर हो सकती है। लेकिन आज दिलचस्प बात यह है कि ये कानून अपनी जगह मौजूद है, लेकिन खिलाफ वर्जी होती रही है। वफाकी वज़ीर इत्तला जनाब फवाद चौधरी ने आज अनाउंस किया है कि हेट स्पीच के हवाले से और एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव फैलाने के हवाले से एक बड़ा मेजर क्रैकडाउन होने जा रहा है अगले हफ्ते से। निगत दाद मेरे साथ मौजूद हैं, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट भी हैं। निगत, बहुत शुक्रिया आपका, यू टेकन द टाइम आउट। अब फवाद चौधरी साहब ने जो कहा, ऑब्वियसली यू एज अ लॉयर यू अंडरस्टैंड कि वो एग्जैक्टली क्या कह रहे थे, बट जब से आज उन्होंने ये कहा है तो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर आप देखें, ट्विटर के ऊपर ख़ास तौर पर लोगों ने इसको ये रंग देना शुरू कर दिया है, या ये समझा ये है कि शायद जो पॉलिटिकल डिसेंट है उसका खात्मा हो रहा है। तनकीद नहीं की जा सकेगी हुकूमत के ऊपर, कंस्ट्रक्ट जो आम हालात में की जाती है सियासी जमातों के ऊपर, कायदीन के ऊपर नहीं की जा सकेगी। क्या एग्जैक्टली फवाद चौधरी ये कह रहे थे या हमारे समझने में कोई प्रॉब्लम है? उनका मतलब ये नहीं था। मुझे तो उनकी जो स्टेटमेंट समझ में आया है कि जो एक्सट्रीमिस्ट एक नैरेटिव है जो फंडामेंटलिस्ट की तरफ से आता है, या जो सेक्टेरियन जो स्पीच है, शायद उसके क्रैकडाउन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम माजी में जब देखते हैं कि क्या माजी की हुकूमतों ने और अभी की हुकूमत ने जो स्टेप लिए हैं स्पीच को सेंसर करने के लिए और ब्लॉक करने के लिए, तो उसमें ये लगता है कि शायद जो तनकीद है जो कंस्ट्रक्टिवली भी लोग करते हैं मुख्तलिफ इदारों पे या पॉलिटिशियंस पे या पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, तो शायद ये भी उसी ज़ुमरे में आ जाएगी।
लेकिन ये भी एक शायद प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है कि हमें शायद एजुकेट करने की भी ज़रूरत है अपने आप को कि ये फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि इवन आज़ादी राय जो है उसका इजहार जब हम करते हैं तो उसकी भी एक लिमिट है। हम शायद वो लिमिट क्रॉस करते हुए हमें पता ही नहीं चलता वो कि हम कोई बात कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट कितना बुरा होगा किसी फ़र्द के लिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मुल्क के लिए, कम्युनिटी के लिए। मुनीब देखें, ये जो उन्होंने बात की है, बिल्कुल ऑनलाइन जब आप बात करते हैं, एक तो ये कि आप आमने सामने नहीं होते तो लोग बहुत सी ऐसी बातें कर जाते हैं जो वो शायद आम दुनिया में एक दूसरे के साथ ना कर सकें। लेकिन जो इन्होंने कहा है कि अब अगले हफ्तों में आप देखेंगे कि बड़ा सख्त क्रैकडाउन होगा, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही है कि आपने कानून भी बना दिया 2 साल पहले, उसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, उससे पहले भी कवानीन मौजूद थे, तो बहुत सी ओवरलैपिंग भी है कवानीन की जो आपकी हेट स्पीच को डील करती है, जो आपकी डेफामेशन को डील करती है, जो फेक प्रोफाइल से डील करती है, जो फेक अकाउंट से डील करती है। तो वो जो कवानीन हैं, क्या उनकी अमल दरामद में कोई कमी हुई है, इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं कर सके, आप कोई नई चीज़ लेकर आ रहे हैं, कोई नया मैकेनिज्म ला रहे हैं, तो मेरा ख्याल में बड़ी कन्फ्यूजन है इस वक्त। और जो अभी रिसेंटली जो कुछ हुआ है, जो जिस तरीके से मुख्तलिफ अकाउंट्स जो ट्विटर अकाउंट्स हैं उन पर एक्शन लिया गया है, या ट्विटर की तरफ से लीगल नोटिस टाइप की चीज़ें आई हैं, या अकाउंट सस्पेंड हुए हैं, तो मेरे ख्याल में एक थोड़ी सी एक खौफ की भी थोड़ी फ़ज़ा हो गई है। लोगों को नहीं पता वो क्या बात कर सकते हैं और वो क्या नहीं कर सकते। तो ये भी आगाही वाली जो बात है जो अभी हम कर रहे थे कि लोगों को नहीं मालूम कि हम कि कौन सी स्पीच क्रिमिनलाइज है और कौन सी स्पीच क्रिमिनलाइज नहीं है। जब ये हम क्रैकडाउन की बात अब वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने की है कि क्रैकडाउन होगा, तो एज अ लॉयर आप क्या समझती हैं क्रैकडाउन का? एक तो हमारे जहन में आता है कि FIA का एक साइबर क्राइम विंग है, नेचुरली वो मॉनिटर भी कर रहे हैं और हिस्ट्री मौजूद है कि लोगों ने सोशल मीडिया को गलत इस्तेमाल किया है, हेटफुल स्पीच भी की है, इंसाइट भी किया है लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ भी। बट द फैक्ट रिमेन्स कि आप क्रैकडाउन करेंगे किस तरह, बिकॉज जो भी सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं, कंपनीज हैं, दे आर नॉट बेस्ड इन पाकिस्तान। बिल्कुल जी, जो कंपनीज़ हैं, आप ट्विटर ले लें, फेसबुक ले लें, गूगल ले लें, ये इनके कोई ऑफिसेस पाकिस्तान में नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता ये कंपनीज़ ये ज़रूर कहती हैं कि हम जो लोकल कानून है उसको फॉलो करते हैं अगर हमें अथॉरिटीज़ रीच आउट करें, लेकिन हर चीज़ जो आपके लिहाज से नफ़रत अंगेज़ मवाद है वो उनके लिहाज से वो हेट स्पीच नहीं होता। तो मेरे ख्याल में ये भी बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को देखना कि आप अगर क्रैकडाउन कह रहे हैं तो आपके जहन में कौन से ऐसे प्लान्स हैं या कौन से मैकेनिज़म्स हैं, क्योंकि ना तो आप प्रोफाइल को ही टेक डाउन कर सकते हैं खुद से, ना तो आप कंटेंट को ही खुद से रिमूव कर सकते हैं। इन एनी केस आपको रिक्वेस्ट इन कंपनीज़ को ही भेजनी पड़ेगी और फिर वो कंपनीज़ देखेंगी अपनी पॉलिसीज़ के हवाले से कि आया पर्टिकुलर रिक्वेस्ट जो है ये हेट स्पीच में फॉल करती है या ये फेक अकाउंट्स में फॉल करती है, वो उनके अपने प्रोसेसेस होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है यहाँ पे कि अगर हुकूमत कोई प्लान बना रही है उस क्रैकडाउन के लिए तो वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो करना चाह रहे हैं। ये एक क्या आपको लगता है कि ये जब आप इस तरह का एक पूरा उन्होंने कहा है जी कि हम क्रैकडाउन करेंगे, कानून मौजूद है, रिपीटेडली आपने भी कहा, लेकिन क्या आपके नज़दीक एक डबल एज स्वॉर्ड है कि शायद जो अपनी सियासी मुखालफत है उसको भी कम करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आई थी उससे पहले उनका जो सबसे बड़ी जो उनकी स्ट्रेंथ रही है वो सोशल मीडिया रहा है, यंगस्टर्स रहे हैं जो बहुत एक्सेसिव यूज़ करते हैं सोशल मीडिया का। क्या जो मीडिया सेल्स बने हुए हैं, कहा जाता है जी सोशल मीडिया एक पूरा सेल किसी जमात का है, इनके खिलाफ भी ये हो सकता है, क्रैकडाउन हो सकता है, क्योंकि जैसे आपने कहा क्लैरिटी की बहुत कमी है। मेरे ख्याल में जब क्रैकडाउन की बात आती है तो जो मेरे जहन में बात आती है वो तो सबसे पहले यही आती है कि ये जो सियासी जमातों के सोशल मीडिया सेल हैं इनके खिलाफ सबसे पहले क्रैकडाउन होगा अगर ये करना चाहें, पॉलिटिकल विलिंगनेस अगर है। क्योंकि आप अगर देखें तो सबसे ज़्यादा ट्रेंड्स वही सेट करते हैं, नैरेटिव्स वही सेट करते हैं, किसी हैशटैग को अगर उन्होंने ट्रेंड करना हो तो वहीं से सारा आता है, या कोई एक किसी के हवाले से कोई किसी को डिफेम भी करना हो तो सबसे पहले तो क्रैकडाउन अगर इन्होंने करना है तो उनके खिलाफ करें। लेकिन अगर उनके खिलाफ नहीं करते और आम इंटरनेट यूज़र्स के खिलाफ जाते हैं तो फिर ये एक बड़ी लगेगी कि ये बड़ी टारगेटेड क्रैकडाउन है सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि तनकीद करते हैं या जो अपनी पॉलिटिकल स्पीच के हक को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि एज अ कॉमन सोशल मीडिया यूज़र या सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग मौजूद है, ट्विटर फेसबुक के ऊपर ख़ास तौर पे,
आप क्या एडवाइस करेंगी इस बयान के बाद एक आम यूज़र को कि वो उसे किस बात का एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत ने तो कह दिया कि हम क्रैक डाउन करेंगे, क्लैरिटी ये नहीं है कि एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव, तो फिर वो हेट स्पीच तो पता है, ठीक है आप किसी के खिलाफ फतवा जारी करेंगे या किसी को खुदा न खास्ता गद्दार करार देने की कोशिश करेंगे या इस तरह की कोई कैंपेन करेंगे, वो तो हेट स्पीच में आता है, बट तनकीद किस तरह से ली जाएगी या क्या होगा, क्या करना चाहिए एक आम यूज़र को, किस बात की अब एहतियात करनी चाहिए? मैं हमेशा जब भी बात करती हूँ, जब कोई मुझे कहता है कि ऑनलाइन स्पेस को कैसे इस्तेमाल करें, तो मैं हमेशा यूज़र्स को ये कहती हूँ कि ऑनलाइन स्पेस को हमेशा ऐसे इस्तेमाल करें जैसे आप ऑफलाइन स्पेस को करते हैं। आप जो बात यहाँ पे आप और मैं बैठ के कर रहे हैं, वही बात हमें ऑनलाइन स्पेस में उसी तरीके से करनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं ना तो गालियाँ दे सकती हूँ, ना मैं आपको डिफेम कर सकती हूँ, तो लेकिन ऑनलाइन स्पेस में ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ऑनलाइन स्पेस वो अनरेगुलेटेड है ना, कोई आपको पहुँचने अनअकाउंटेबल है और अकाउंटेबल बना सकते हैं अगर ये चाहें तो, क्योंकि कानून ये लेकर आए हुए हैं। लेकिन ये देखें कि आपकी स्पीच जो है, आपकी स्पीच तब तक है जब तक आप किसी दूसरे की स्पीच को वायलेट नहीं करते। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मेरे ख्याल में यूज़र्स को देखनी चाहिए, और कानून मौजूद है, आप उसको देख लें, पढ़ लें। अब अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है कि इस तरह की कवानीन पाकिस्तान में आ चुके हैं, तो अगर अपने आप को महफूज रखना है तो देख लें कि कौन सी प्रोविजंस हैं जो कि आपकी हेट स्पीच में फॉल कर सकती हैं, जो कि बाकी जो क्रिटिसिज्म हम बात करते हैं वो उसमें फॉल कर सकती हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि यूज़र्स की ये भी जिम्मेदारी है कि जो सेक्टेरियन हेट स्पीच फैला रही हैं उनको भी सामने लेकर आएँ, उन अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करें, उनको हुकूमत को बताएं कि ये असल में लोग हैं जो वाकई हेट स्पीच फैला रहे हैं, वो लोग नहीं जो आम तौर पे पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट करके लेकर आए हैं ना पॉलिटिशियंस को। जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, अगर वो कोई काम नहीं करेंगे तो बड़ी नेचुरल सी बात है, लोग उस पर तनकीद तो करेंगे। तो अगर वो बात करें तो हुकूमत को उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए और उस तनकीद को नफरत अंगेज मवाद या उस तरह की एक्सट्रीमिस्ट स्पीच ना कहें, बल्कि उस को एक्सट्रीमिस्ट स्पीच कहें जो कि पाकिस्तानी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको डिवाइड करने के लिए, खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से है, या कोई ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशंस के हवाले से कोई ऐसी चीज़ है कि जो किसी की दिल आज़ारी हो सकती है। टुवर्ड्स द वेरी एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स बड़े इन है आजकल, वो एक आता है जी फॉरवर्डेड और रिसीव्ड और वो सारा चक्कर है। डज दैट कम इनटू दिस सोशल मीडिया के अंदर ही इसको हम देखेंगे, या आपको लगता है नहीं व्हाट्सएप ग्रुप इज समथिंग दैट इज नॉट देयर, या वो कवर्ड नहीं है? अगर आप कानून की बात करें तो जो साइबर क्राइम का जो लॉ है वो हर उस चीज़ को कवर करता है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो चूंकि व्हाट्सएप आप इंटरनेट के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो भी पैका के अंदर ही आता है। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं, जो किसी को डिफेम करते हैं, जो किसी की आप समझे कि तस्वीर वगैरह कंसेंट के बगैर भेज देते हैं, तो ये सिर्फ ये हेट स्पीच और उसकी बात नहीं है। बड़ी खुशी होती है अगर फवाद चौधरी साहब कहते हैं हमारी इतनी ख़वातीन हरासा होती हैं, इतनी ख़वातीन के केसेस पेंडिंग हैं जो ऑनलाइन स्पेस इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, कानून उनके लिए बना था, लेकिन वो केसेस अभी तक पेंडिंग है और पॉलिटिकल विलिंगनेस कहीं और है। तो मेरे ख्याल में ये इन तमाम टूल्स को इस तरीके से देखें कि आपकी सारी कम्युनिटीज़ 51% आपकी ख़वातीन हैं और वो इन टूल्स को महफूज तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाती, और वो इस कानून का भी इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनको तो जस्टिस अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो मेरे ख्याल में उस तरीके से हुकूमत देखे कि तमाम कम्युनिटीज सेफ महसूस करें ऑनलाइन स्पेस में, या कि डर के मारे बिल्कुल कि वो पता नहीं क्रैकडाउन में क्या हो जाएगा उनके साथ। मतलब वो लोगों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि कम से कम इस ऐलान के बाद कि पॉलिटिकल डिसेंट आ गई पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर। बहरहाल हुकूमत क्रैकडाउन क्या करती है और जिन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा इससे भी पता चलेगा कि वो लोग एक्चुअली क्या कर रहे थे, किस गुनाह के मुर्तकिब हो रहे थे, क्या जुर्म उन्होंने सरजद किया। बहुत शुक्रिया निगहदाद आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखने का बहुत शुक्रिया।